तो नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपका टेक एक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर। और उस कोर्स को मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूं। हमारा लास्ट वीडियो जो रहा था वो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स रहा था। उसमें मैंने आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। बिल्कुल जीरो टू हीरो कोर्स है, आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस पढ़ो और सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट क्या पढ़ा था। लास्ट जो है हमारा हुआ था फेसेस। डिजिटल फॉरेंसिक्स में फेसेस कितने होते हैं उनके ऊपर हमने लास्ट बात की थी। आगे हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। कॉन्सेप्ट समझेंगे, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी, मदरबोर्ड्स, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी फॉरेंसिक्स में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। और फिर डिटेल ओएस इंटरनल्स की बात करेंगे, विंडोज़ के बारे में बात करेंगे, फाइल सिस्टम एनालिसिस की बात करेंगे, फैट क्या होता है, एनटीएफएस क्या होता है, रजिस्ट्री की बात करेंगे, रूट कीज कितनी होती है, पार्सिंग रजिस्ट्री फाइल्स की बात करेंगे, बेस ब्लॉक्स क्या होते हैं, एचबीन एंड सेल्स की हम यहाँ पे लास्ट बात करेंगे। बाकी ये जो नीचे के 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, विंडोज़ इवेंट लॉग, विंडोज़ प्रीफेच फाइल सिस्टम्स वगैरह जो है, विंडोज़ थंब डीबी और विंडोज़ शॉर्टकट फाइल्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यही कंटेंट हमारा बहुत ज़्यादा रहने वाला आज का। तो आइए एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहाँ थे लास्ट? हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स। तो बेसिकली मदरबोर्ड में क्या क्या होता है। ऐसे तो मदरबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ट्रांजिस्टर होते हैं, स्टोरेज डिवाइस यूनिट होती है, सीपीयू होता है, बहुत जीपीयू भी होते हैं कुछ कुछ मदरबोर्ड में, तो ऐसी खूब सारी चीज़ें। लेकिन हम बेसिक बेसिक प्रोस्पेक्टिव जो है इसका वो रखेंगे यहाँ पे मदरबोर्ड कंपोनेंट्स का फिलहाल। बेसिकली सीपीयू यहाँ पे क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका रोल फॉरेंसिक्स में क्या रहता है, क्योंकि देखिए सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू ही पास करता है। अगर हम किसी सीपीयू की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें वहाँ से काफ़ी आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं एक सीपीयू से। लाइक यहाँ पे लिखा है व्हाट ऑपरेशंस वेयर परफॉर्म ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। इन्वेस्टिगेटर में लुक एट सीपीयू रजिस्टर्स which store crucial information about instructions and the state of processing during an incident। तो रजिस्टर्स आपको पता ही होगा क्या होता है, EDX, ESI जैसे खूब सारे रजिस्टर्स हमारे सीपीयू में होते हैं। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली। ये थोड़ा डेप्थ पाथ हो जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड 86 आर्किटेक्चर जब आप यूट्यूब से देख सकते हो, यहाँ पे खूब सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो वहाँ से भी आप जान सकते हो कि 86 आर्किटेक्चर है क्या, क्योंकि एक बहुत ही लेंथी कोर्स हो जाता है जब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, क्योंकि पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग आती है, पूरी असेंबली लैंग्वेज आती है। तो जब भी किसी सीपीयू की फॉरेंसिक्स होती है तो रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं वहाँ पे। क्या इंस्ट्रक्शंस भेजे गए थे, कुछ क्या एग्जीक्यूट हुआ था, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं। ये होता है सीपीयू का बेसिकली फॉरेंसिक्स में रोल। फिर जो आ जाती है हमारी रैम। तो रैम तो आप सभी को पता है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एविडेंस है, वॉलेटाइल एविडेंस है कि रैम से बहुत कुछ मिल सकता है। जब हम लाइव फॉरेंसिक्स कर रहे होते हैं, जब हम किसी क्राइम साइट पे जाते हैं जहाँ पे हमें कई बार सिस्टम लाइव मिल जाता है, तो हम उसमें रैम कंसीडर करते हैं। लाइव फॉरेंसिक्स हो जाती है, वहाँ पे लाइव डेटा अपने को एक्विजिशन करने को मिल जाता है। रैम काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करता है। रैम वॉलेटाइल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, कई बार कैशे या हिस्ट्री जो सिर्फ उसी वक्त रहती है जब तक सिस्टम चालू है, उसके बंद हो जाने के बाद वो नॉन वोलेटाइल में कन्वर्ट हो जाती है। रियल टाइम डेटा मिलता है, इंक्लूडिंग पासवर्ड्स, कुछ ओपन फाइल्स मिलती है, रनिंग प्रोसेसेस मिलती है, नेटवर्क एक्टिविटीज़ जो वहाँ से मिल सकती है। टूल्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉलेटिलिटी या लिम जैसा टूल्स। लिम बेसिकली लिनक्स एनालिजिंग मेमोरी और एक्वायरिंग मेमोरी ऑफ लिनक्स के लिए बनाया गया है। खूब सारा कंटेंट मिल जाता है रैम्स में, बिकॉज रैम ही एक ऐसी चीज़ होती है हमारे सिस्टम में जो बहुत सारी चीज़ें कंटेंट करती है। अगर एक लाइव मेमोरी फॉरेंसिक्स हो रही है तो काफ़ी सारे एविडेंस रैम से मिल सकते हैं, क्योंकि रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और मदरबोर्ड की बात करें, इसका क्या मेमोरी फॉरेंसिक्स, सॉरी, क्या फॉरेंसिक्स में इसका क्या रोल रहने वाला है। बेसिकली मदरबोर्ड कनेक्ट्स करता है मेजर कंपोनेंट्स को, जो कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, या और कोई स्टोरेज डिवाइस हो गया, या कोई मेमोरी कार्ड हो गया, या कोई यूएसबी डिवाइस हो गया। तो मदरबोर्ड वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है
प्ले करता है। हाँ, मदरबोर्ड की खुद की फर्मवेयर जो होती है, बायोस यूईएफआई जो होती है, बहुत क्रूशियल होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हार्डवेयर टेम्परिंग होते हैं कई बार, मालवेयर एट लो लेवल। एग्जांपल रूट किट्स, जो रूट जैसे कि आपने सुना होगा कई सारे मालवेयर्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस बदल देते हैं, रूट किट जैसे मालवेयर्स होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर जो चिपसेट्स होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब आप किसी मदरबोर्ड की फोरेंसिक्स कर रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए उसके अंदर चिपसेट कौन सा है, चाहे वो एंड्रॉइड फोरेंसिक्स में बात करें या कंप्यूटर फोरेंसिक्स की बात करें। जो चिपसेट होता है उससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक चिपसेट को जान के अगर आप फोरेंसिक कर रहे हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी, नहीं बिना जाने कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी मुश्किलें आएगी इन्वेस्टिगेशन में। समझ रहे हो? तो एक ये फ्लो है जो जब इंसिडेंट हैकर होता है सो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है। मदरबोर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है कि जब फॉरेंसिक्स हो रही होती है, क्योंकि मेन सारा काम कंप्यूटर का मदरबोर्ड से हो रहा है। उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास हो रहे हैं, चिपसेट से इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर। जब हम उनकी फॉरेंसिक्स करते हैं, हार्डवेयर को जब लाया जाता है एक लैब में, उसकी फॉरेंसिक्स होती है, तो कभी कभार डेटा निकल भी जाता है, कभी कभार नहीं भी निकलता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, मदरबोर्ड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो सीपीयू सॉकेट, जो होल्ड एंड कनेक्ट द प्रोसेसर टू द मदरबोर्ड। सीपीयू सॉकेट्स आपने सुना ही होगा, लगे होते हैं मदरबोर्ड में, छोटे छोटे से लगे होते हैं बाहर की साइड्स में, जो कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर को मदरबोर्ड से। रैम स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम अपनी रैम इंसर्ट करते हैं। बेसिकली रैम एक टेम्पररी डेटा स्टोरेज ही तो है। फिर आता है चिपसेट, मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन द सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स डिवाइसेस। चिपसेट जो होता है वो डेटा फ्लो मैनेज करता है, आपका कीबोर्ड से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या कोई प्रिंटर या कोई फैक्स कुछ भी लगा हुआ हो सकता है यार एक्सटर्नल सोर्स में, तो चिपसेट वहाँ पे काम करता है। फिर आता है पीसीआई स्लॉट्स फॉर एडिंग एक्सपेंस इन कार्ड्स लाइक ग्राफिक्स कार्ड एंड नेटवर्क कार्ड्स। एनआईसी के बारे में आपने सुना ही होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो इसी के अंदर आता है। ग्राफिक्स कार्ड जो हम यूज़ करते हैं 3040, खूब सारी अभी ब्रांड्स आने लग गई है, एएमडी में, इंटेल में, एनवीडिया में। फिर आते हैं साटा कनेक्टर्स। साटा कनेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली हमारी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। साटा इसीलिए मेनली जो यूज़ होता है एसएसडी को कनेक्ट करने के लिए, हमारी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए साटा कनेक्टर यूज़ होता है। जब हम फॉरेंसिक्स पर्सपेक्टिव से इसकी बात करें तो साटा कनेक्टर जो होते हैं फैल्कन टैब्ल्यू जैसे डिवाइसेस में भी होते हैं, जहाँ पे इन और आउट होता है, वहाँ पे अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इन और आउट जो है वो मैं बात करूँ तो सोर्स और डेस्टिनेशन जो हम कनेक्ट करते हैं फैल्कॉन डिवाइसेस में, वो बहुत ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गलत जगह लगा रहे हो, सोर्स को डेस्टिनेशन की जगह लगा रहे हो और डेस्टिनेशन को सोर्स की जगह, तो एविडेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्पर हो सकता है। क्योंकि फैल्कॉन टैब्ल्यू जैसे बड़े बड़े जो ये हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, राइट ब्लॉकर्स होते हैं इनके अंदर, जो आपके डेटा को ओवर रिटर्न करने से रोकते हैं। उसके बाद आ जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, एक्सटर्नल कनेक्शंस फॉर डिवाइसेस लाइक यूएसबी, ऑडियो एंड इंटरनेट। ये मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे। फैन हेडर्स होते हैं, कनेक्ट्स कूलिंग फैंस टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। आपने देखा होगा मदरबोर्ड के अंदर एक फैन भी लगा हुआ होता है जो सीपीयू को बेसिकली कूल करने का काम करता है। आप बड़े बड़े डेटा सर्वर्स रूम में जाइए कभी, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने सारे कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं वहाँ पे। उनकी एक अलग से पॉलिसी होती है, आईएसओ में डिफाइंड है वो पॉलिसीज की, सब कुछ ऐसे परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज सर्वर्स काफ़ी हाईली वर्क करते हैं, तो वो हीट ना हो इसलिए हम वहाँ पे कूलिंग सिस्टम्स लगाते हैं। फिर बायोस और यूईएफआई चिपसेट्स जो आ जाते हैं, स्टोर फर्मवेयर और सिस्टम इनिशियलाइजेशन एंड सेटिंग्स। फर्मवेयर को स्टोर्स करते हैं और सिस्टम को इनिशियलाइजेशन करने के, उनकी सेटिंग्स को अपग्रेड करने के लिए हम जो उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं M2 स्लॉट्स, हाई स्पीड स्लॉट्स फॉर M2 SSD। SSD के लिए भी स्लॉट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं M.2 स्लॉट्स। सीमोस बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम एनालिसिस में, जब हम फॉरेंसिक्स में बात करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब कोई क्राइम होता है तो उसकी टाइमिंग जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो सिस्टम के थ्रू ही पता, जब हम एक इमेज एक्वायर करते हैं तो वहाँ से ही पता चलता है कि टाइम एनालिसिस करके कि क्या कब हुआ था, कब कौन सा मालवेयर इंस्टॉल हुआ था, कब किसने छेड़छाड़ की थी। तो सीमोस बेसिकली आपका सीपीयू में, सॉरी,
सिस्टम में क्या बोलते हैं, डेट और टाइम अपडेट करता है। उसके सारी रिलेटेड सिमोज ही चलाता है। आपका बेसिकली एक सारी टाइम की जो वैल्यूज है वो सिमोज के थ्रू चेंज होती है। यूएसबी हेडर्स कंटेंट फ्रंट पैनल यूएसबी पोर्ट, जो फ्रंट पैनल पे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं वो ऑडियो चिप्स आपको पता ही है। ये मैंने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली इतना क्लियर नहीं है बट ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, एच डी डी, एस एस डी, ऑप्टिकल ड्राइव्स क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है फोरेंसिक्स पर्सपेक्टिव में। बेसिकली हम सबसे पहले बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव्स, तो आपको पता ही होगा बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आती है जो सर्वर्स में रहती है, हमारे सिस्टम में रहती है, जिसमें हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। फॉरेंसिक, जब हम इनकी, अगर मैं फॉरेंसिक वैल्यू में बात करूँ, फॉरेंसिक इमेजिंग होती है क्रिएटिंग ए बिट बाय बिट कॉपी ऑफ एचडीडी टू प्रिजर्व द ओरिजिनल एविडेंस। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जब हम फॉरेंसिक्स करने जाते हैं तो हमको दो तरह की चीज़ें मिल सकती है, एक तो एसएसडी मिल सकती है और एक एचडीडी मिल सकती है। तो इनकी बिट टू बिट बाय बिट कॉपी होना जरूरी है, एक एक चीज़ उनकी कॉपी होना जरूरी है। जब हम फैलकॉन टैब्लू जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो वो कॉपी बना लेते हैं, उनमें भी खूब सारे ऑप्शंस आते हैं, फाइल टू सिस्टम, फाइल टू डिवाइस, ऐसे खूब सारे सिस्टम्स आते हैं। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको उनके ऊपर भी लाइव डेमो दिखाऊंगा। फिर आता है डेटा रिकवरी, इवन इफ डेटा इज डिलीटेड इट कैन ऑफ्टन बी रिकवर्ड ड्यू टू हाउ एचडीडी स्टोर एंड डिलीट फाइल। बेसिकली ये सही बात है कि एचडीडी से डेटा रिकवर हो सकता है जब वो डिलीटेड हुआ, जब हम फाइल कार्विंग जैसे मेथड्स का यूज़ करते हैं डेटा रिकवर करने के लिए। फिर हमारा आता है मेटा डेटा एनालिसिस। मेटा डेटा में क्या क्या आ सकता है एक्चुअली, सब अगर हम ईमेल फॉरेंसिक की बात करें और हम किसी भी चीज़ की बात करें तो उसमें एक हेडर तो होता ही है। वो हेडर बहुत सारी चीज़ें जो है कंटेन करता है, टाइम स्टैम्प्स कंटेन करता है, फाइल पाथ्स जो है वो कंटेन करता है, खूब सारी वैल्यूज कंटेन करता है, लाइक छोटी छोटी चीज़ें कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो मेटा डेटा में सब आ जाता है। वो एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है हाँ भाई ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव सेकेंडली जो हमारा मेन है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, जो हम बेसिकली अभी लेटेस्ट जनरेशन में मोस्टली लैपटॉप्स में यूज होती है। ओके, तो एसएसडी क्या रोल प्ले करती है, ट्रिम कमांड इम्पैक्ट। एसएसडी यूज द ट्रिम कमांड विच कैन बी कॉम्प्लिकेटेड डेटा रिकवरी बाय इरेजिंग ब्लॉक्स, मार्क फॉर डिलीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है एक ट्रिम कमांड का यूज करती है। जो जब हम फॉरेंसिक वैल्यू में बात करते हैं, सो बेसिकली ट्रिम कमांड है क्या एसएसडी में। तो ट्रिम कमांड आपके एसएसडी में इसलिए यूज होता है ताकि आपकी एसएसडी जो है वो फास्टर वर्क करे, हेल्थी रहे, उसका परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो ट्रिम कमांड वर्क कैसे करता है मान लीजिए जब आपने कोई डेटा डिलीट किया, ओके, नॉर्मली आप कोई भी डेटा डिलीट करते हो तो कंप्यूटर उसको मार्क कर देता है कि स्पेस अवेलेबल हो गया है तो यहाँ पे नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट फिर भी वो डेटा जो है रहता है कहीं ना कहीं जब तक नया डेटा उसके ऊपर ओवरराइट नहीं हो जाता है। अगर हम बात करें विदाउट ट्रिम कमांड की, इफ द एसएसडी हैज टू राइट ए न्यू डेटा ओवर द ओल्ड डेटा, यानी अगर न्यू डेटा के ऊपर हमने को नया डेटा डालना है ओल्ड डेटा के ऊपर, इट फर्स्ट हैज़ टू इरेज द ओल्ड डेटा, तो अपने को पहले ओल्ड डेटा हटाना होगा, ठीक है, विच जो क्या करेगा परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देगा। अगर हम यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड का तो वो एसएसडी को बता देता है कि यहाँ पे ये जगह खाली हो चुकी है, तो ये क्लीन अप हो चुका है तो आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। एसएसडी को ये बताता है ट्रिम कमांड बेसिकली, द एसएसडी then cleans out the old data, so when you need to save new data it can be written quickly without any delay। तो बेसिकली ट्रिम कमांड का इतना यूज होता है एसएसडी में, इतनी इंपॉर्टेंस ट्रिम ट्रिम कमांड की होती है। ट्रिम कमांड की इंपॉर्टेंस की बात करूं, ये इसके कुछ तीन इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके एसएसडी को फास्टर बनाती है, एसएसडी की लाइफ जो है वो एक्सटेंड करती है, इफिशिएंट यूज होता है ट्रिम कमांड की वजह से। तो बेसिकली ये ट्रिम कमांड के बारे में था। Leveling the data can be spread across multiple memory locations, making forensic acquisition more challenging। तो एसएसडी में हम जैसे कि जानते हैं कि कई जगह डेटा स्टोर होता है,
जब जब हम उसको एक्वायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हर जगह से डेटा लेना है या पूरा एसएसडी की आप इमेजिंग कर दो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार क्या होता है कि 4 TB 8 TB की एसएसडी हो जाती है तो उनको अगर आप एक्वायर करने बैठोगे तो यार 4 से 5 क्या ज़्यादा घंटे लग जाएंगे, अराउंड 8 आवर्स समथिंग लग ही जाएगा आपको 4 TB एसएसडी को एक्वायर करने में, अगर पूरी फुल है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर आ जाता है इमेजिंग। खूब सारे स्पेशल टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं इनकेस का, जैसे बेसिकली यूज़ होता है आउटराइडर्स यूज़ होते हैं इनकेस के डेटा एक्वायर करने के लिए। एक फैलकॉन डिवाइसेस होता है, टैब्ल्यू के डिवाइसेस होते हैं जिनसे इमेजिंग होती है। हम सिलेक्टेड भी कर सकते हैं, उनके अंदर ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें। और राइट ब्लॉकर्स होते हैं जिससे हम बच सकते हो, डेटा ओवरराइट ना हो, डेटा टेम्पर ना हो। फिर हमारा आ जाता है ऑप्टिकल ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज, फॉरेंसिक कॉपी सिमिलर टू एचडीडी, क्रिएटिंग एन एक्सट्रैक्ट फॉरेंसिक कॉपी ऑफ डिस्क इज एसेंशियल्स। आप लाइन से ही समझ गए होंगे। एच डी डी की तरह ही एक फॉरेंसिक कॉपी बना देना डिस्क की। सेशन एनालिसिस, सी डी डी वी डी कैन हैव मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन एंड एनालाइजिंग दिस सेशन कैन अनकवर हिडन डेटा, स्टेनोग्राफी डेटा जिसे हम बोलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, scratches on or physical damage on optical media can also be subject of forensics examination to determine tampering or accidental damage। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर हम ऑप्टिकल टाइप्स की बात करें तो बहुत ही हमने अपने को केयर के साथ उस एविडेंस को संभाल के रखना पड़ता है। बहुत ही चेन ऑफ कस्टडी, बेसिकली मैं बोलूँ तो चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए उस जगह पे। क्योंकि ऑप्टिकल टाइप्स क्या होता है, कुछ स्क्रैच भी आ जाते हैं, कुछ भी डैमेज हो जाता है तो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो ये ऑप्टिकल टाइप्स के बारे में था। नेक्स्ट चलते हैं हम विंडोज फॉरेंसिक्स की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम, फैट फाइल सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल जिसे हम बोलते हैं। फैट की फुल फॉर्म होती है, फैट की फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम। ये डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1980s में। और इसमें कुछ 3-4 वर्जन जो निकले थे, फैट 12, फैट 16 और फैट 32, और एक ई एक्स फैट जो ये भी था है। इन सब की लिमिटेशंस भी है, कुछ एडवांटेज भी है इन सब के। बट लेकिन अभी फैट कम यूज होता है, एनटीएफएस ज़्यादा यूज होता है। हम एनटीएफएस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए चलिए इनके बारे में बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो ओके, एनटीएफएस में सॉरी फैट में जो सबसे पहला सेक्टर होता है वो होता है बूट सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोकेशन, फर्स्ट सेक्टर ऑफ द पार्टीशन इज अ बूट सेक्टर। ओके, फैट में जो सबसे पहला सेक्टर होता है वो हमारा बूट सेक्टर होता है। कंटेंट्स क्या क्या है, इंक्लूडिंग सेक्टर साइज, क्लस्टर साइज एंड रूट डायरेक्टरी एंट्रीज, काउंट फॉर फैट 12 एंड फैट 16 एंड बूट स्ट्रैप कोड। इसमें ये सारा कंटेंट होता है फैट में। यहाँ पे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, एंट्रीज भी आप मैंने बताई है कि इंक्लूडिंग साइज, क्लस्टर साइज, रूट डायरेक्टरीज, ये सारी होती है। फैट टेबल की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजिंग फाइल एलोकेशन फंक्शन जैसे ये वर्क करता है। बेसिकली मैं फैट की बात करूं, इट कीप्स ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑफ ईच फाइल ऑन द डिवाइस बाय यूजिंग ए टेबल दैट मैप फाइल नेम टू देयर फिजिकल लोकेशन ऑन द डिस्क। ये बेसिकली एक टेबल मेंटेन करता है, जिस टेबल में ये सारी चीज़ें मैप रखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, उन सब का कच्चा चिट्ठा ये रखता है। फैट में ये एक चीज़ थी। दूसरा हम बात करें एंट्रीज की, जीरो मीन्स अनअलोकेटेड क्लस्टर्स, क्लस्टर्स नंबर्स इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट क्लस्टर्स को। ईओएफ जो होता है वो मार्क द एंड ऑफ द फाइल। तो यार बेसिकली EOF है क्या, एंड ऑफ द फाइल। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, ठीक है। आपने देखा होगा बुक में हर एक पेज दूसरे पेज से लिंक्ड होता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज से। ठीक है। और उसमें एक नोट होता है जो बताता है आपको कि गो टू द नेक्स्ट पेज, कीप यू कीप टर्निंग द पेज, जब तक आप लास्ट पेज तक नहीं पहुंच जाते। फिर आप लास्ट पेज पे आ जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है एंड ऑफ द बुक। तो ऐसे ही EOF होता है जो मार्कर होता है। इमेजिन कीजिए सिस्टम में, मैं कंप्यूटर फॉर्म में अगर मैं बताऊँ आपको, तो व्हेन ए कंप्यूटर रीड्स ए फाइल, जब कंप्यूटर फाइल से रीड कर रहा होता है, इट फॉलो ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड पेज, ठीक है। वो खूब सारे सीरीज ऑफ पेज को फॉलोड कर रहा होता है, जिसको हम क्लस्टर्स बोलते हैं।
The EOF markers tell the computer this is the last piece of the file. जो EOF होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि लास्ट पीस ऑफ फाइल है, देर इज नथिंग मोर टू रीड, इसके बाद कुछ भी रीड करने को नहीं है. सो सिंपली EOF सिंपली टेल्स द सिस्टम वेयर द फाइल एंड, जहाँ पे फाइल एंड हो रही होती है EOF उसको सिस्टम को बता देता है कि यहाँ पे फाइल एंड हो रही है. ये EOF का मतलब होता है. बात करें बैड की, तो बैड रेफर्स टू बैड क्लस्टर्स. दिस आर द सेक्टर ऑन द डिस्क दैट आर आइडेंटिफाई एज अनयूजेबल ड्यू टू फिजिकल डैमेज और द अदर इशू. व्हेन ए क्लस्टर इज मार्क एज बैड, it indicates that the operating system should not attempt to store any data in that cluster. जब कोई भी क्लस्टर को बैड से मार्क किया जाता है तो वहाँ पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, क्योंकि बैड का मतलब होता है कि वहाँ कुछ डैमेज हो चुका है या वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए उसको बैड मार्क किया है. रूट डायरेक्टरी एंट्रीज में क्या क्या होता है, लाइक कंटेंट्स फाइल एंड डायरेक्टरी मेटा डेटा इंक्लूड नेम्स 8.3 फॉर्मेट्स एट्रीब्यूट साइज टाइम स्टैम्प्स एंड स्टार्टिंग क्लस्टर्स. फिर डेटा एरिया आ जाता है हमारा. फंक्शंस स्टोर एक्चुअल फाइल डेटा एंड क्लस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लस्टर टू. ओके. लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है हमारे फैट की. फैट 12 में क्या था कि अप टू 4096 क्लस्टर तक ही हम जो है डेटा स्टोर कर सकते थे. फैट 16 में अप टू 65,560 36 क्लस्टर्स उन्होंने दिए थे. फैट सॉरी फैट 16 था. फिर फैट 32 में क्या था, अप टू 268 मिलियन क्लस्टर्स उसमें प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. EX फैट क्या था, यूजेस फुल 32 बिट एड्रेसिंग फॉर द लार्ज वॉल्यूम. ये 32 बिट के लिए ही बेसिकली था. लार्ज वॉल्यूम जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं. फाइल साइज क्या थी, मैक्सिमम फाइल साइज जो होती 4 GB थी, इससे ज़्यादा नहीं थी. एडवांस फीचर ये था लैक सपोर्ट फॉर एक्सेस कंट्रोल इंक्रिप्शन एंड अदर मॉडर्न फीचर. ये फीचर्स इसमें होने चाहिए थे. ये मैंने एडवांस फीचर्स यहाँ पे गलत टाइप कर दिया. यहाँ पे मेरे को टाइप करना था लैक ऑफ फीचर्स, जो इसमें होने वाले नहीं थे. डिसएडवांटेज भी हम इसको बोल सकते हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. तो NTFS की बात करते हैं. NTFS क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो अभी हम हमारे सारे सिस्टम्स में यूज़ करते हैं. हमारा सारा सिस्टम, हर तरह का सिस्टम जो होता है बेसिकली अभी NTFS ही यूज़ कर रहा है. ये भी विंडोज़ ने ही डेवलप किया था. इट वॉज क्रिएटेड टू हैंडल लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड ऑफर मोर सिक्योरिटी दैन ओल्डर फैट फाइल सिस्टम. तो मैंने जैसे कि आपको फैट में बताया कि फैट में कितनी लिमिटेशंस थी, फैट में कितने क्या क्लस्टर्स थे, फैट 16 फैट 32 में क्या लिमिटेशंस थी. तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया NTFS को बना के. सारी चीज़ें इंक्लूड की गई. तो इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला तो हो सकता है बूट सेक्टर. ओके. जो हमारा सबसे पहला पार्टीशन का सबसे पहला सेक्टर होता है वो बूट सेक्टर होता है. आपको ये चीज़ दिमाग में रख लेनी है, जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है, जो सेक्टर होता है वो बूट सेक्टर होता है. ओके. जो क्या कंटेन करता है बेसिकली, सेक्टर साइज, क्लस्टर साइज और इंफॉर्मेशन नीडेड टू स्टार्ट द फाइल सिस्टम. वो सारी इंफॉर्मेशन जो सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करे. एक और चीज बता दूं मैं आपको, NTFS में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है जो फॉरेंसिक्स में यूज की जाती है. इसका फॉरेंसिक्स में बहुत ज्यादा वैल्यू है. आप इसके बारे में और डेप्थ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डेप्थ ही बता रहा हूँ. बेसिकली इतना भी डेप्थ नहीं है, बट इसका और भी आप डेप्थ पढ़ सकते हैं. जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है. तो बेसिकली इसका नाम है मास्टर फाइल टेबल, MFT. MFT क्या है, MFT हर्ट है NTFS का. ठीक है. MFT is like a big index that keeps track of all the files and directory on the partition. ओके. तो आप इससे क्या समझते हो कि MFT जो होता है वो हर चीज का रिकॉर्ड रखता है, ट्रैक रखता है, मेटा डेटा स्टोर करता है हेडर्स के अंदर, जिससे बहुत कुछ एनालिसिस में अपने को मिलता है. जब एनालिसिस होता है, each file has an entry in the MFT which is 1024 bytes in a size. समझा. जितनी भी एंट्रीज होती है MFT में उसकी साइज होती है 1024. इवन द MFT itself has an entry. MFT खुद एक एंट्री है भाई. If a file is small, its data might be stored directly in MFT.
जब फाइल स्मॉल है, फाइल की वैल्यू स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल है, सॉरी उसकी वैल्यू स्मॉल है, तो डायरेक्टली एमएफटी में स्टोर है। फॉर लार्जर फाइल द डेटा इज स्टोर एल्सवेयर एंड द एमएफटी पॉइंट टू इट। डेटा कहीं भी स्टोर हो जाएगा और वहाँ पे जो है एमएफटी का एक बेसिकली पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें यार ब्लॉकचेन, तो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं ना आगे पीछे, ऐसे एमएफटी को बोल सकते हैं। यार एमएफटी यही खत्म नहीं हो जाता है, एमएफटी में बहुत कुछ है। लाइक एमएफटी इज क्रिएटेड व्हेन द वॉल्यूम इज फॉर्मेटेड विद एनटीएफएस। एमएफटी जब बनता है जब वॉल्यूम जो है एनटीएफएस से फॉर्मेट हो जाता है। एनएफटी एंड एनटीएफएस फॉरेंसिक एनालिसिस इंक्लूड डिस्क इमेजिंग, फाइल कार्विंग, कीवर्ड सर्चिंग, टाइम एनालिसिस एंड मेटाडेटा एनालिसिस। ठीक है, एमएफटी से ये सारी चीजें भी मिली जाती है। टूल्स क्या क्या हो सकते हैं जो टाइपिंग रीड करते हैं एमएफटी के एंट्रीज को? खूब सारे टूल्स यहाँ पे बने हैं, मैं टूल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जो एमएफटी से डेटा स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को सॉरी रीस्टोर करता है। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी है मेरे माइंड में, जैसे कि बिटमैप है, एडीएस है। इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने हालांकि इनमें इंक्लूड नहीं किया है कोर्स ऑफ कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, डेटा एरिया। दिस इज वेयर द एक्चुअल फाइल कंटेंट इज स्टोर डिवाइडेड इनटू क्लस्टर स्मॉल सेक्शन ऑफ स्टोरेज डिवाइस। डेटा एरिया क्या है भाई? स्टोरेज जगह जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हो रही है, डिवाइड हो जाता है क्लस्टर्स में। तो सारी चीज़ें बेसिकली क्लस्टर्स में ही तो डिवाइड हो रही है, क्लस्टर्स में ही चीज़ें स्टोर हो रही है, कहीं ना कहीं सब छोटे 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 क्लस्टर बने हुए हैं अंदर ही अंदर। एमएफटी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एमएफटी एंट्रीज क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ईच एंट्री एज ए हेडर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए फाइल सच एज इट्स नेम, साइज एंड टाइम स्टैम्प्स। हर एंट्री एक अलग चीज स्टोर करती है एमएफटी में। नेम स्टोर कर रही है, साइज स्टोर कर रही है, टाइम स्टैम्प स्टोर कर रही है। एमएफटी की खूब सारी एंट्रीज बन सकती है। एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे? इसका एक हो जाएगा रेसिडेंट एट्रीब्यूट्स स्टोर डायरेक्टली इन एमएफटी एंट्री यूज फॉर स्मॉल फाइल्स, जो मैंने बेसिकली आपको बताया कि स्मॉल फाइल्स जो होती है वो डायरेक्टली एमएफटी स्टोर कर लेता है। Non-resident attribute data that is too large to fit in the MFT is stored in the data area with the MFT pointing to it। कहीं भी जगह डेटा स्टोर हो जाएगा और एमएफटी उसको पॉइंट कर देगा। ओके, बेसिकली एक एड्रेस बना देगा एमएफटी खुद का। फॉरेंसिक कंसिडरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स फाइंड एनटीएफएस यूजफुल बिकॉज इट स्टोर ए लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल इंक्लूडिंग टाइम स्टैम्प्स एंड अदर metadata. This makes it easier to investigate file even after they have been deleted. NTFS design also allow to recovering large file and detailed file history, making it ideal for forensics analysis. तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, डेटा कार्विंग। तो बेसिकली डेटा कार्विंग क्या होता है? डेटा कार्विंग में हम कुछ ऐसे मेथड्स यूज करते हैं, ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं हार्डवेयर और बेसिकली ऐसे बाय विया सॉफ्टवेयर, जिससे डेटा रिकवर हो सके। तो ये फॉरेंसिक कंसिडरेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं विंडोज़ रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स की। रजिस्ट्री आप सभी को पता होगा, विंडोज़ में हमारे रजिस्ट्री होती है और सारा खेल भैया जी रजिस्ट्री का ही तो है। द विंडोज़ रजिस्ट्री इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विंग एज a structured database that stores system configurations, applications, settings, and user preference. Okay. Initially, Windows use INI files to store system settings, but with the introduction of Windows 3.1, the registry was created to provide a more organized and scalable way of managing system information. तो बेसिकली आप यहाँ से क्या समझते हो? आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्या समझ आ रहा है इस लाइन से। तो बेसिकली विंडोज एक यूज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई एन आई। INI क्या है? INI files are simple text files used in Windows for configuration purpose. They typically have a .ini extension. आपने खूब सारी ऐसी फाइल्स देखी होगी विंडोज के अंदर जो .ini एक्सटेंशन जो है वो यूज करती है कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करने के लिए। तो
The INI format is a composed of sections each containing key value pairs which define specific settings or preferences for an application. ठीक है, setting. तो what is the registry? Okay, Windows Structure Database. It store operating system configurations, running services, settings and user preferences. विंडोज का स्ट्रक्चर डेटाबेस है रजिस्ट्री. मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है विंडोज़ फॉरेंसिक्स के लिए, बिकॉज ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस स्टोर करता है, सारी चीज़ें रजिस्ट्री ही स्टोर करता है. लाइक आपके सिस्टम की क्या हरकत है, सिस्टम में क्या हो रहा है, कोई मालवेयर आ गया है, किसी ने छेड़छाड़ की है, या आप नहीं थे तो किसी ने लॉगिन किया है, वो सारी चीज़ें जो है वो रजिस्ट्री में स्टोर हो रही है. करंट यूज़र क्या काम कर रहा है, इससे प्रीवियस यूज़र क्या काम करके गया था. ओके, तो प्रोग्राम सेटिंग्स. वाइल मैनी प्रोग्राम यूज द रजिस्ट्री टू स्टोर देयर सेटिंग्स, सम में स्टिल यूज अदर मेथड्स लाइक XML और टेक्स्ट फाइल. XML तो आप सभी ने सुना ही होगा, मार्कअप लैंग्वेज वाला, वही एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है ना. और टेक्स्ट फाइल जो होती है ये विंडोज़ जो यूज़ करता है मेथड्स लाइक स्टोर करने के लिए कोई भी सेटिंग्स को. यूज़र प्रोफाइल्स क्या होती है? द रजिस्ट्री कीप्स ट्रैक ऑफ यूज़र स्पेसिफिक सेटिंग्स एंड ईच यूज़र हैज़ देयर ओन रजिस्ट्री फाइल कॉल्ड एंटी यूज़र डॉट डैट. ये जो एंटी यूजर डॉट डाट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फाइल है. लाइक मैं आपको बता दूं, ये माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है. विंडोज डेट स्टोर है यूजर पर्सनल सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस. यूजर की पर्सनल सेटिंग्स जो होती है, प्रेफरेंसेस जो होती है, वो इस फाइल में स्टोर होती है. फॉरेंसिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. एवरी यूजर अकाउंट, फिर सुन लेना आप, एवरी यूजर अकाउंट इन विंडोज हैज इट्स own anti user dot that file which is created when the user profile is first generated. जब भी कोई यूजर प्रोफाइल जनरेटेड हो रही है तो ये फाइल पहले बनेगी और वो सारी चीजें जो है इस फाइल में स्टोर होगी. The file contains the user registry settings, which include configurations for the software, application, desktop settings and other settings. जो भी अदर सेटिंग्स है जो यूजर परफॉर्म कर रहा है वो इस फाइल में आपकी स्टोर होगी. ये रजिस्ट्री के अंदर ही आती है, मैं आपको बताऊंगा. अब बात करते हैं कि फॉरेंसिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. द रजिस्ट्री इज ए वैल्यूएबल इन डिजिटल फॉरेंसिक्स बिकॉज इट कैन स्टोर ट्रेसेस ऑफ यूजर एक्टिविटी एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन which are critical for investigation. Malicious program often leave behind registry entries that can help investigator piece together how an attack occurred. Okay, तो रजिस्ट्री में क्या वैल्यू है, सॉरी फॉरेंसिक्स में क्या वैल्यू है रजिस्ट्री की डिजिटल फॉरेंसिक्स में. यार फॉरेंसिक्स में रजिस्ट्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि रजिस्ट्री बहुत सारे ट्रेसेस स्टोर करती है, टाइम स्टैम्प्स, हेडर और भी खूब सारी चीज़ें जो होती है रजिस्ट्री स्टोर करती है. करंट यूजर क्या वर्क करके गया है, क्या प्रीवियस यूजर ने वर्क किया था, वो सारी चीज़ें स्टोर करती है. कोई मालवेयर रन हो गया तो क्या कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो हम रजिस्ट्री से बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ रजिस्ट्री की बात करूं मैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्री में 5 हाइप की होती है. द विंडोज रजिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज सिमिलरली टू ए फाइल डायरेक्टरी with keys acting like folder and values like files. इनके ब्रेकडाउन में आपको किया है मैंने यहाँ पे. तो हमारा जो फर्स्ट होता है HKCR, यानी H की क्लासेस रूट स्टोर फाइल एक्सटेंशंस एंड एसोसिएशंस एंड प्रोग्राम आइकन्स. जो प्रोग्राम्स का आइकन्स आप देखते हैं, एक्सटेंशंस देखते हैं, वो इस वाले फोल्डर में स्टोर होता है. सेकंड आ जाते हैं H की लोकल मशीन HKLM, contains system wide settings like hardware configuration, install software, security policies. ये सारी जो चीज़ें होती है वो इस फाइल में स्टोर हो रही है. अब आप एक बार सोचिए, अगर आप किसी सिस्टम की फॉरेंसिक्स कर रहे हो, आपको ये 5 कीज पता है, इन 5 कीज में क्या क्या होता है, तो आप बेसिकली अपने को जैसे कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस देखने की किसी सिस्टम पे क्राइम होने से पहले उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस क्या थी, इंस्टॉल क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे और क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए, तो वो सब में इससे देख सकता हो HKLM से. फिर आ जाता हमारा H की यूजर्स, जो करता है बेसिकली यूजर की स्पेसिफिक सेटिंग जो यूजर वहाँ पे वर्क कर रहा होता है,
उसकी सेटिंग जो है वो सारी स्टोर करती है इस फाइल में। एच की करंट यूजर, एच के सी यू पॉइंट टू द करंट यूजर सेटिंग विच आर ऑल्सो फाउंड अंडर एच के यू। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो सिस्टम पे करंट यूजर जो वर्क कर रहा है, यूजर्स खूब सारे हो सकते हैं सिस्टम में, एक एडमिन होता है, एडमिन के अलावा भी खूब सारे यूजर्स हम बना सकते हैं ग्रुप पॉलिसीज में। तो उनकी सेटिंग्स कहाँ स्टोर हो रही होती है भाई, अपने को फॉरेंसिक करनी है, अपने को पता है यहाँ पे इतने यूजर्स थे, तो हम डायरेक्ट इसी फाइल को खोल के देखेंगे ना उसने क्या क्या सेटिंग्स स्टोर की थी। एच फिर आ जाती है हमारे एच की करंट कॉन्फ़िगरेशन, कंटेन द करंट हार्डवेयर प्रोफाइल। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है करंट कॉन्फ़िगरेशन, चेंज हुई भी नहीं, जो प्रेजेंट में थी या है वो सारी चीज़ें इसमें बताएगा। फिर इसमें कुछ सब कीज और वैल्यूज भी होती है रजिस्ट्री के अंदर। ऐसा ही नहीं कि 5 फाइल हो गई खत्म, नहीं, इसके अंदर सब कीज और कुछ वैल्यूज होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ईच रूट की कंटेन मल्टीपल सब कीज विच इन टर्न कैन हैव वैल्यूज। वैल्यूज हैव 3 कंपोनेंट्स। वैल्यू के 3 कंपोनेंट्स है, नेम, टाइप, डेटा। नेम क्या फाइल करता है, आइडेंटिफाइज द सेटिंग्स। टाइप क्या होता है, डिफाइन द डेटा फॉर्मेट, स्ट्रिंग है, बाइनरी है, यहाँ कुछ और है वगैरह वगैरह। और डेटा क्या होता है, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेटिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ रजिस्ट्री। Tracking a user activity. Okay. The registry log user activity such as recently accessed file and installed software, making it a key resources for forensic investigator. ठीक है, हम कभी भी अगर यूजर की एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं तो अपने को वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कैशे मिलेगा, इनमें एक्टिविटीज मिलेगी, लॉग्स मिलेंगे रजिस्ट्री में, मालवेयर के क्या क्या ट्रेसेस हो सकते हैं, malicious program may leave behind entries in the registry which can provide clues about their behavior and how they execute. Okay, रजिस्ट्री से ये भी पता चल सकता है कि भाई मालवेयर किस टाइप का था, कब इंस्टॉल हुआ था, किसने किस सोर्स से वो इंस्टॉल हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे एक और चीज आती है, डीएलएल, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली जो मालवेयर होते हैं, मोस्ट ऑफ मालवेयर जो होते हैं ना अभी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस में बने होते हैं। क्योंकि यार ये लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है कि इनमें कुछ ऐसी मालवेयर बनते हैं, डिजाइन होते हैं बड़े बड़े मालवेयर। तो मोस्ट ऑफ मालवेयर होते हैं, मोस्ट ऑफ बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कुछ मालवेयर होते हैं जो डीएलएल फाइल्स तो यूज करते ही करते हैं यार, डीएलएल फाइल्स के बिना मालवेयर क्या ही करेगा, मतलब उनको कुछ ना कुछ डीएलएल फाइल्स चाहिए, लाइक खूब सारी डीएलएल फाइल्स होती है सिस्टम्स के अंदर, नेटवर्क की डीएलएल फाइल्स होती है, जीयूआई की डीएलएल फाइल्स होती है, तो ऐसी खूब सारी डीएलएल फाइल्स होती है। Malware often tries to stay active even after a system reboot or different user login. मालवेयर जो होता है वो सिस्टम के अंदर ही रहता है, चाहे यूजर रिबूट करे या लॉगिन करे, एक्टिव रहने की एक बैकडोर बना लेता है। वन कॉमन वे टू डू दिस इज बाय यूजिंग ऑटो रन की इन द विंडोज रजिस्ट्री। अब उसको आप फाइंड कैसे करोगे भाई कि मालवेयर अभी भी है कि नहीं है। दिस की अलाउ मालवेयर टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन द सिस्टम बूट्स और यूजर लॉगिन्स। हियर एन इजियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द की पॉइंट्स। ठीक है, अब ऑटो की पॉइंट्स, ऑटो रन कीज क्या थी, ऑटो रन कीज क्या होती है, बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है कि मालवेयर सिस्टम में कितना एक्टिव है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट ऑटो रन रजिस्ट्रीज की क्या हो सकती है, सिस्टम बूट कीज, दिस की आर ट्रिगर व्हेन द सिस्टम बूट्स, मेकिंग देम ए फेवरेट स्पॉट ऑफ फॉर मालवेयर दैट टारगेट द एंटायर मशीन। मालवेयर का भैया बहुत ही पसंदीदा जगह बन जाता है ट्रिगर करने के लिए, सिस्टम को बूट, जब सिस्टम बूट होता है तो उस स्पॉट को ट्रिगर करते हैं। ओके, सच एज रूट किस बैकडोर्स कहाँ पे हो सकते हैं। पहला तो एच की लोकल मशीन, जो मैंने बताया कि लोकल मशीन में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, लाइक सिस्टम करंट कंट्रोल सेट सर्विसेज, ये आप बेसिकली विंडोज़ की दबाइए और वहाँ पे लिखिए रन और एंटर कीजिए और वहाँ पे लिखिए रेग एडिट। तो वहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्री का रेज एडिट करके जो खुलेगा ओपन, वो ओपन होगा, रजिस्ट्री और व्यू ओपन होगा पूरा, उसमें आपको ये 5 की देखने को मिलेगी, उसके थ्रू आप अंदर जा सकते हैं। फिर सेकंड जो है एच की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन, फिर शेल सर्विस ऑब्जेक्ट डिलीट लोड, इस फाइल के अंदर बैकडोर्स हो सकते हैं। फिर यूजर लॉगिन कीज में कहाँ कहाँ हो सकते हैं,
दिस की रन व्हेन स्पेसिफिक यूजर लॉग ऑन टू द सिस्टम। जब यूजर लॉग ऑन करता है सिस्टम में तो यहाँ पे ये कीज जो है वो रन होती है। मालवेयर टारगेटिंग इंडिविजुअल यूजर कैन हाइड हेयर, ओके, उसको हाइड कर सकता है यहाँ पे। HKLM में सॉफ्टवेयर में जाओ, फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, फिर विंडोज में जाओ, फिर करंट वर्जन में जाओ, फिर रन वंस में जाओ। वहाँ पे कुछ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। फिर यहाँ पे सेकंड आ जाती है एच की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन रन। तो यहाँ पे बेसिकली सबके एड्रेस दे रखे हैं जहाँ पे अपना मालवेयर जो होता है वो बैकडोर बना सकता है, अपनी फाइल स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज बैंकिंग मालवेयर एड इटसेल्फ टू यूजर इनिट की सो दैट इट रन वेन एवर यूजर लॉगिंग। सो यूजर इनिट, मैंने आपको बताया था INIT एक फाइल जो बनती है अंदर उस सिस्टम के अंदर, खूब सारे एक्सटेंशन से बनती है, तो उसी के अंदर उसको बना लेता है मालवेयर, उसी के साथ मर्ज कर लेता है, तो यूजर हम पहचान नहीं पाते कि भाई क्या हो रहा है, कोई मालवेयर है कि नहीं। तो जब भी हम लॉग इन कर रहे होते हैं उसके साथ वो रन हो रहा होता है। फिर भाई बात करते हैं एनालाइजिंग रजिस्ट्री फॉर मालवेयर। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग रजिस्ट्री फाइल यू नीड टू एनालाइज देम फॉर अ साइन ऑफ मालवेयर। हम टूल्स यूज करते हैं यहाँ पे। रैग रीपर एंड सिस इंटरनल्स कैन बी हेल्प विद द प्रोसेस। रैग रीपर तो चलो आपने सुना ही होगा बहुत जगह। सिस इंटरनल्स मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, बहुत ही छोटी यूटिलिटी है, लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। आप कभी एक्सप्लोर करना सिस इंटरनल्स, आप गूगल पे जाके लिखिए तो वहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की मिलेगी। वो टूल सेट पूरा डाउनलोड कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप वो पूरा के पूरा टूल सेट सीख ले तो फोरेंसिक्स में, तो आपका आधी फॉरेंसिक्स तो उसी से हो जाएगी यार। तो बेसिकली मैं बता दूं यहाँ पे रैग रीपर का काम क्या होता है। ओपन सोर्स टूल है रजिस्ट्री फाइनलाइजिंग रजिस्ट्री फाइल। ये वर्क कैसे करता है, ये रजिस्ट्री की इसको स्कैन करता है, उन एरियाज को स्कैन करता है जहाँ पे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है। लाइक ऑटो रन कीज, जो मैंने बताया ऑटो रन कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Generate a report. This report helps investigator identify unusual entries that could indicate malwares. Okay, users क्या क्या हो सकते हैं, you can use it through a command line interface और a simple GUI, दोनों से हम यूज करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस से भी यूज कर सकते हैं और इसको GUI से भी यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक रजिस्ट्री हीप को भी एनालिसिस कर सकते हैं। The result are saved as a text file, making it easy to filter through the finding for suspicious entry. हाँ भाई, टेक्स्ट फाइल में रिजल्ट सेव हो गया, आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कीजिए और उसमें एनालिसिस कीजिए। फिर हमारा आ जाता है सिस इंटरनल्स ऑटो रन्स आ जाता है हमारे पास, जो मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ एक यूटिलिटी है बहुत बड़ी। ये क्या होता है, बेसिकली एक सूट है, ट्रबल शूटिंग सूट है। इसमें खूब सारे टूल्स आपको मिलेंगे, अराउंड 64 अराउंड इसमें कुछ टूल्स है, मेरे को याद नहीं है बेसिकली। तो वन ऑफ इस टूल ऑटो रन इज स्पेशली यूजफुल फॉर फोरेंसिक्स एनालिसिस। इसमें एक ऑटो रन करके टूल्स है सो जो फोरेंसिक्स बेसिकली एनालिसिस ट्रिम के लिए कमांड यूज है होता है। क्या वो एसएसडी में? ऑटो रन तो जैसे कि आप उसको ट्रिम ओपन कमांड करोगे तो उसके आपके अंदर एसएसडी आपको में डिफरेंट इसलिए चीजें यूज होता है मिलेगी, ताकि जैसे आपकी रेटेड और एसएसडी जो है वो एडवांस फीचर्स मिलेगी। फास्टर वर्क करे, लाइक इसमें एक और हेल्थी टूल रहे, होता है उसका प्रोसेस एक्सप्लोर परफॉर्मेंस जो है वो 64। मेंटेन रहे। जैसे कि तो हम ट्रिम कमांड वर्क कैसे करता है? मान लीजिए जब आपने कोई डेटा हमारा डिलीट टास्क किया, मैनेजर हम ओके, ओपन करते हैं, उसमें नॉर्मली हमको आप कोई कोई भी भी डेटा बेसिक डिलीट करते इन्फॉर्मेशन हो मिलती है, कुछ तो ज्यादा नहीं मिलती। कंप्यूटर उसको लेकिन मार्क कर सिस देता है इंटरनल्स कि में एक स्पेस टूल है अवेलेबल हो प्रोसेस गया है, एक्सप्लोर तो यहाँ पे 64, नया उसको डेटा ओपन स्टोर करते हैं कर तो वो कुछ सकते हैं। एडवांस फीचर के साथ बट टास्क फिर भी वो मैनेजर को डेटा जो है खूब सारी एडवांस रहता चीजें है लेके कहीं ना आता है। कहीं जब तक तो नया ताकि डेटा हम उसके यूज ऊपर चीजें कर सके। ओवरराइट नहीं हो जाता है। अगर हम बात करें विदाउट ट्रिम कमांड कमांड लाइन की, एनालिसिस इफ द एसएसडी हैज टू राइट ए न्यू तो डेटा यार ओवर यहाँ द पे ओल्ड एक डेटा, चीज यानी और अगर है जो न्यू मैं डेटा आपको के ऊपर रजिस्ट्री हमने के को अंदर नया बताना डेटा चाहता डालना हूँ। है वो मैंने ऐड ऑन कर ली है। तो ओल्ड डेटा के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे अगर हम इट रजिस्ट्री फर्स्ट को हैज टू थोड़ा सा इरेज द तोड़ते हैं ओल्ड तो डेटा। यहाँ तो पे जो अपने को पहले क्या बात होती ओल्ड है, डेटा रजिस्ट्री हटाना फाइल इज होगा, मेड अप ठीक है। ऑफ ब्लॉक्स। विच जो जो क्या रजिस्ट्री फाइल करेगा, होती है वो परफॉर्मेंस को स्लो ब्लॉक्स की डाउन बनी कर होती देगा। है। ओके, अगर हम यूज जस्ट करते हैं लाइक ए ट्रिम हार्ड ड्राइव कमांड का, डिवाइडेड इनटू तो क्लस्टर। एसएसडी जो को हार्ड बता ड्राइव देता होती है है वो कि क्लस्टर में यहाँ पे डिवाइडेड ये होती जगह है, ये खाली अपने को हो पता है चुकी कि है, क्लस्टर्स में तो सारी ये चीजें क्लीन अप होती हो हैं। चुका है, तो आप यहाँ पे जो प्रोसेस सबसे कर पहला होता है सकते वो हो। होस्ट एसएसडी को पार्टीशन ये होता है बताता है क्लस्टर ट्रिम का। कमांड ओके, बेसिकली दिस द ब्लॉक्स आर एसएसडी 4 KB इन साइज। देन वो फोर क्लीनर्स केबी आउट के द होते हैं ओल्ड जो डेटा, रजिस्ट्री सो में व्हेन यू ब्लॉक्स नीड होते हैं, टू ईच सेव न्यू ब्लॉक फोर डेटा केबी का इट होता है, कैन बी रिटन उससे बड़ा नहीं होता क्विकली है। द विदाउट फर्स्ट एनी ब्लॉक डिले। इज तो रजिस्ट्री फाइल बेसिकली इज ट्रिम कमांड का कॉल्ड इतना एज यूज होता है, ब्लॉक। एसएसडी में इतनी इंपॉर्टेंस ट्रिम जो ट्रिम रजिस्ट्री कमांड की फाइल होती का है। फर्स्ट ब्लॉक होता है उसे हम बेस ब्लॉक ट्रिम बोलते हैं। कमांड की ओके, इंपॉर्टेंस की बात करूं, व्हाट्स ये इनसाइड इन द इसके बेस कुछ तीन ब्लॉक, इंपॉर्टेंस द है जो मैं थिंग आपको बता ऑफ देता द हूँ। बेस ये ब्लॉक आपके एज द फाइल एसएसडी को टेबल ऑफ फास्टर कंटेंट बनाती है, कंटेंट। ओके, एसएसडी तो की लाइफ बेसिकली जो है बेस एक्सटेंड ब्लॉक करती होता है, क्या है। बेस ब्लॉक इफिशिएंट यूज में होता है सारी ट्रिम चीजें कमांड होती की है, जो वजह से। 4 KB का होता है। तो लाइक बेसिकली ये रजिस्ट्री ट्रिम सिग्नेचर कमांड के होता है बारे में पहले तो। था। ओके, जो ये बताता है लाइक ए मार्कर डेट से हे
दिस इज ए रजिस्ट्री फाइल, जो बता रहा है कि हाँ ये एक रजिस्ट्री फाइल है। लास्ट राइट टाइम स्टैम्प जो होता है वो बता है दिस शो व्हेन द रजिस्ट्री वाज लास्ट अपडेटेड, रजिस्ट्री जो है लास्ट कब अपडेट हुई थी। सीक्वेंस नंबर होते हैं, जो कोई भी एरर हो जाता है, लाइक दिस नंबर हेल्प्स चेक इफ द फाइल इज डैमेज, if they are the same file, everything fine. If they are different, it means something went wrong, like the computer crash while writing to the file। तो ये सारी चीजें जो हो रही होती है उस सीक्वेंस नंबर से पता चल जाती है। फाइल का पाथ होता है, दिस टेल यू वेयर द रजिस्ट्री फाइल इज स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम मूविंग बियॉन्ड द बेस ब्लॉक, आफ्टर द बेस ब्लॉक द रजिस्ट्री फाइल कंटेन एच बिन ब्लॉक्स। बेसिकली एच बिन ब्लॉक्स क्या होते हैं, दिस ब्लॉक्स होल्ड द एक्चुअल डेटा लाइक कीज एंड वैल्यूज। थिंक ऑफ देम एज अ फोल्डर एंड फाइल इनसाइड ए बिगर फोल्डर, द रजिस्ट्री। फोल्डर के अंदर एक बड़ा फोल्डर, समझ रहे हो आप। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ, एच पिन ब्लॉक्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज रजिस्ट्री हाइव फाइल्स। द विंडोज रजिस्ट्री इज ए हायरार्किकल डेटाबेस दैट स्टोर कॉन्फ़िगरेशंस। ये आप सभी को मैंने बता ही दिया कि सारी सारी चीज़ें जो होती है। तो एच बिन ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, द डेटा विद इन द कहाँ थे हम, हाँ, द डेटा विद इन हाई फाइल इज ऑर्गेनाइज इनटू बीन्स कॉल्ड एच बिन ब्लॉक्स। जो डेटा होता है वो बीन्स में ऑर्गेनाइज होता है। पहला तो हो गया कि वो डिवाइडेड होता है कुछ 4 KB में, ओके, जिनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। ब्लॉक्स के अंदर आ जाता है बीन्स, यानी जो ऑर्गेनाइज एक वे होता है वो बीन्स होती है। लाइक बीन्स के बीन्स वे में ऑर्गेनाइज होता है, उसको हम बीन्स बोलते हैं। Each bin block is a continuous block of a memory within the high files with file that contain multiple cells। अब यहाँ पे cells क्या है भाई, ये एक नई टर्म और आ गई। Inside each H bin blocks there are cells। A cell is a like a small container that hold a key, a value। Key, think of this एज ए फोल्डर नेम, ओके। एक फोल्डर नेम हो गया कि उसके अंदर अंदर लिखा हुआ है। वैल्यूज क्या हो गई, दिस इज एक्चुअल सेटिंग और द डेटा स्टोर इन द रजिस्ट्री। या कोई सेटिंग है या कोई डेटा स्टोर हो रहा है रजिस्ट्री में, तो हम उसको वैल्यू बोल देते हैं। हाउ डू यू पास रीड दिस फाइल, हम इनको रीड कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट बाय लुकिंग एट द बेस ब्लॉक टू फाइंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक रजिस्ट्री सिग्नेचर व्हेन इट वाज द लास्ट चेंज। आप बेसिकली इनके अंदर डायरेक्ट घुस सकते हो। इनके इनके अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्री लास्ट कब चेंज हुई थी। मूव ऑन टू एच पिन ब्लॉक्स एंड लुक फॉर सेल्स दैट कंटेन की और वैल्यू। अगर हम एच पिन ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं, सेल्स को देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू कंटेंट हुई है। यूज द ऑफसेट्स, ऑफसेट्स का भी यूज हो सकता है, काइंड ऑफ लाइक एड्रेस टू जंप टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाइल एंड फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गई थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो बस दोस्तों, बाकी का जो कंटेंट रहने वाला है यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी है आपको। यहाँ पे जैसे कि विंडोज इवेंट लॉग्स, विंडोज प्रीफैच फाइल, विंडोज थंब डीबी, विंडोज शॉर्टकट फाइल्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो सीरियसली गाइस, अगर यार मेहनत कर रहा हो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक करो और कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम।